हेलो एवरीबॉडी, आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहले दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया पढ़ा था। उसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई कंप्लीट करते हैं। आज हमारा प्लांट किंगडम में प्लांटे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कैरेक्टर्स या बेसिक फीचर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने इसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हमने एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स, टीरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स इस चैप्टर में नहीं, हाँ 12th क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ना है। अब आते हैं इस पे, जो एक होता है जाइगोटिक मियोसिस और माइटोसिस। अब देखो, जो एल्गी है वो जाइगोटिक मियोसिस करके क्या बनाती है, स्पोर्स, ठीक है। वहीं ब्रायोफाइट, टीरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जाइगोटिक माइटोसिस करके क्या बनाते हैं, एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। अब आर्किगोनियम क्या होता है। आर्किगोनियम मतलब फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर हमें सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट्स में, टीरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। ये याद रखने वाली चीज़ें। अब जो आर्कोगोनियम है ना, इसके आर्कोगनेट्स आपको पूरी एक बुक मिल जाएगी बीएससी बॉटनी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस बेसिक पढ़ना है। अब क्रिप्टोगैमी क्या होता है, मतलब जहाँ पे सेक्स ऑर्गन हिडन हो, तो वो किस में होते हैं हिडन, एल्गी, ब्रायोफाइट और टीरिडोफाइट। यानी अगर क्रिप्टोगैमी में आपको कोई पूछ ले कि जिम्नोस्पर्म आता है कि नहीं, तो नहीं आता है, क्योंकि क्रिप्टोगैमी का मतलब होता है कि सेक्स ऑर्गन जिसमें हिडन हो, और वो उसकी एग्जांपल क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टीरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, फिनेरोगैम्स, ठीक है। स्पर्मेटोफाइटा मतलब जो सीड बियरिंग हो। सीड बियरिंग कौन कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यानी अगर आपको कोई स्पर्मेटोफाइट एल्गी के लिए बोले तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि एल्गी में सीड्स नहीं दिखते। अब ट्रैक्योफाइटा यानी वो जहाँ पे हमें वेस्कुलर बंडल देखने को मिले। वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब आप ट्रैक्योफाइटा एल्गी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एल्गी में आपको वेस्कुलर बंडल देखने को नहीं मिलते। ये आपको सिर्फ कहाँ देखने को मिलते हैं, टीरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। आज इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है, कल हम एल्गी का स्टार्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी का स्टार्ट करेंगे। In the previous chapter, we looked at broad classification of living organism under the system proposed by Whitaker 1969, where he suggests the 5 kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। यानी पिछले चैप्टर में हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो विटाकर ने दी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटे, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या, इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। यानी किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम। अब आपको पता है, हमने प्लांटे के बारे में कुछ कॉमन फीचर्स पढ़ लिए थे। हमें पता है कि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यानी अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, ये क्या है, यूकैरियोट सेल टाइप है, ठीक है। और इनमें सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल में नहीं होता। और अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या होती है प्लांट्स में, ऑटोट्रॉफिक, यानी अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ ली है। वी मस्ट स्ट्रेस हियर अबाउट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड अवर टाइम। यानी टाइम के साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हो रही है, ठीक है। फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनिरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे। यानी फंजाई और कुछ मोनिरा और प्रोटिस्टा के मेंबर्स जिनके पास सेल वॉल था, उनको प्लांट किंगडम में से निकाल दिया। क्योंकि देखो, जब लीनियस ने, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन दी थी, एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की थी, जो किसके बेसिस पे थी, सेल वॉल के बेसिस पे। और उन्होंने क्या किया था, जितने ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट था उन्होंने उसको प्लांट्स में डाल दिया, और जिनके पास एब्सेंट था उनको किस में डाल दिया, एनिमल्स में।
जो कि मतलब कुछ ही करैक्टर लिए और उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ क्लोजली रिलेटेड ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि सेपरेट हो गए. Classification place them in the same. Okay. So the cyanobacteria that also referred to as blue-green algae. Cyanobacteria जिनको blue-green algae बोलते हैं are not algae anymore. वो algae नहीं है. ठीक है. इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm और angiosperms. किसके अंदर? प्लांटे के अंदर. Let us look at classification within angiosperm. हम angiosperm के अंदर क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन. अब angiosperms क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है. टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम. द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर. यानी सिर्फ एक्सटर्नल करेक्टर लिए थे. जो क्लासिफिकेशन की थी उसमें सिर्फ क्या लिए थे? एक्सटर्नल करेक्टर. लाइक हैबिट, रहता कहाँ है, कलर क्या है, नंबर क्या है एंड शेप ऑफ लीव्स क्या है. They were mainly based on vegetative character and on the androecium structure system given by Linnaeus. Such system were artificial. अब देखो कौन सा आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक पढ़ना है, उसमें हम आर्टिफिशियल वाला पढ़ रहे हैं. अब आर्टिफिशियल में क्या हुआ? किसके मेनली किसके बेसिस पे ले लिया? एक तो वेजिटेटिव करेक्टर के बेसिस पे, दूसरा सेक्सुअल करेक्टर के बेसिस पे. वेजिटेटिव करेक्टर में क्या किया इन्होंने? वेजिटेटिव पार्ट आपको पता ही है, यानी वो पार्ट प्लांट के जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, डायरेक्टली हेल्प नहीं करते. तो इसमें क्या आ जाता है? लीफ, स्टेम, रूट. और अगर हम सेक्सुअल बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि मेनली किस पे लिया था? एंड्रोशियम पे. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? फ्लावर का. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? फ्लावर का. वो क्या है? एंड्रोशियम. स्पेलिंग आप एक बार खुद देख लेना, मैं जस्ट रफली लिख रही हूँ. एंड्रोशियम कैसे बनता है? नंबर ऑफ स्टेमन्स से. ठीक है. नंबर ऑफ स्टेमन्स को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम. अगर हम बात करें स्टेमन्स की तो क्या होता है? इसमें एक एंथर प्रेजेंट होता है और एक क्या प्रेजेंट होता है? फिलामेंट. ठीक है. अब इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या लिया था? एक तो लिया था नंबर ऑफ, यानी वेजिटेटिव करेक्टर के बेसिस पे और सेक्सुअल करेक्टर के बेसिस पे. यानी जो ये सेक्सुअल करेक्टर है ये किसने दिया था? लीनियस ने. और वेजिटेटिव वाला दिया था थियोफ्रेस्टस ने. ओके. सच अ सिस्टम वर आर्टिफिशियल. उसको क्या बोला? आर्टिफिशियल. और इसमें क्या हुआ था? इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं. ये क्या है? ड्रॉबैक्स. इनमें क्या हुआ था कि दे सेपरेटेड द क्लोज रिलेटेड स्पीशीज. देखो अब कुछ ही करेक्टर को ले रहे हैं. जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि सिर्फ सेल वॉल को ले रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. सेल वॉल को जब लिया तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर मिक्स हो गए, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक मिक्स हो गए, यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स मिक्स हो गए. वैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ ही करेक्टर लिया, उसकी वजह से क्या हुआ? कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ थी वो अलग हो गई. ठीक है. जैसे मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोलती हूँ, ये दो स्पीशीज़ हैं, इनमें मैक्सिमम चीज़ें सेम है. अगर सिर्फ एक एंड्रोशियम में भी क्या है? अगर हमारे पास ये एंथर है, एक के पास दो एंथर है, एक के पास एक एंथर है, उसकी वजह से क्या हुआ? दोनों अलग अलग स्पीशीज़ में चलेगी. अब ये क्या हुआ? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में जब सब कुछ सेम था, अगर एंथर डिफरेंट है तो उसकी वजह से पूरी स्पीशीज़ ही अलग हो रही है. तो ये इसका एक ड्रॉबैक्स था. क्यों? क्योंकि कुछ ही करेक्टरिस्टिक्स पे बेस था. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर. अब जो ये वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर है, इनको इसने क्या दे दिया? इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव करेक्टर आर मोर इजली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट. जैसे हमें भी पता है अब वेजिटेटिव करेक्टर हैं वो ज़्यादा इजली अफेक्ट कर जाते हैं इन्वायरमेंट से, तो इनको हम इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दे सकते. और ये क्या है? ये इसका ड्रॉबैक्स रहा है. किसका? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का. इसके बाद आए एज अगेंस्ट द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किसने दी थी? बेंथम और हुकर ने. विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर भी लिए थे, एक्सटर्नल भी, अमोंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं लिए लेकिन इंटरनल भी लिए. लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी डिटेल स्ट्रक्चर लिया सेल का, डिटेल में स्ट्रक्चर लिया. एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन. एम्ब्रियोलॉजी, यानी एम्ब्रियो कैसा है. फाइटोकेमिस्ट्री, यानी स्टडी ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन प्लांट.
क्या होता है फाइटोकेमिस्ट्री? स्टडी ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है। Such a classification for flowering plant was given by George Bentham and Dalton Hooker। किसने दी थी ये क्लासिफिकेशन? जॉर्ज बेंथम और डेल्टन हुकर ने दी थी। जैसे आर्टिफिशियल किसने दी थी? अगर हम थोड़ा रिवाइज करें, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दी थी? लीनियस ने दी थी और लीनियस के साथ थियोफ्रास्टस थे। उन्होंने क्या किया? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर लिए, जिसमें उन्होंने देखा कि हैबिटेट क्या है, कलर क्या है, नंबर क्या है, शेप क्या है लीव्स की, और उन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया सेक्चुअल और वेजिटेटिव को, जो कि ठीक बात नहीं थी। उसके बाद आए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें क्या हुआ? उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिए, और ये थोड़ी सी मतलब ये उससे एडवांस है। लेकिन आज के टाइम पे जो चल रही है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी प्लांट इवॉल्व कैसे किए हैं, वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। ठीक है। दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, यानी जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग कर रहा है वो उसका कॉमन एंसेस्टर होगा, यानी एक ही जगह से इवॉल्व हुआ होगा। लाइक अगर ये है यहाँ पे ये एक मतलब यहाँ से एक प्लांट, एक स्पीशीज़ ये निकल रही है, एक स्पीशीज़ ये निकल रही है, ये यहाँ से इवॉल्व हो रही है, ये यहाँ पे, ये एक आगे अलग स्पीशीज़ बन रही है, ये अलग, बट आए तो सेम जगह से है ना, इसलिए ये कॉमन एंसेस्टर हो गया इनका। वी नो यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प टू रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन, यानी अलग अलग सोर्सेज से हेल्प लेके क्लासिफिकेशन में जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको रिजॉल्व करेंगे। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है when there is no spotting fossil evidence, जब हमारे पास फॉसिल एविडेंस भी ना। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? यानी जैसे वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटिंक्ट कर गए लेकिन उनकी हड्डियाँ वगैरह प्रेजेंट हो और हम उनको देख के कुछ स्टडी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉसिल एविडेंस हो, लेकिन अगर फॉसिल एविडेंस भी ना हो तो फिर ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि which is now easily carried out using कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर यूज़ करके हम जो करें, और इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी जितने भी कैरेक्टर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके बेसिस पे जो हम लें। नंबर एंड कोड आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड, यानी नंबर एंड कोड को हम लगा के करेक्टर को ऑब्जर्व करें। ठीक है। इन दिस वे ईच करेक्टर इज़ गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस। इसकी वजह से क्या होता है कि हर करेक्टर को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती है सेम टाइम पे, और 100 ऑफ कैरेक्टर को हम कंसिडर कर सकते हैं। लाइक मैं जस्ट एग्जांपल के लिए एक बताती हूँ। हमारे पास जैसे पहले की बात, ये हमारे पास एक प्लांट है, ये हमारे पास दूसरा प्लांट है। अगर हमने इनकी स्टडी करनी तो हम पहले क्या करना था, हमने इसकी अलग स्टडी करनी थी, डिटेल स्टडी, यानी लीफ की अलग स्टडी, रूट की अलग स्टडी, स्टेम की अलग स्टडी। फिर ये प्लांट लेना था, इसमें लीफ की अलग स्टडी करनी थी, रूट की अलग स्टडी करनी थी, स्टेम की अलग स्टडी करनी थी। जब इसकी भी स्टडी हो जाती, इसकी भी हो जाती, फिर हमने इनमें देखना था कि कॉमन क्या है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। लेकिन अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद क्या हुआ कि हमारे पास ये एक प्लांट है, ये लीफ है, और ये दूसरा प्लांट है, ये लीफ, मतलब सारे स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, मैं जस्ट लीफ एग्जांपल के लिए दे रही हूँ। ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, सेम टाइम पे दो प्लांट लिए, इसके प्लांट 1 नाम दे दिया, इसको प्लांट 2 नाम दे दिया, इसके लीफ को लीफ 1 कोड, लीफ 2 कोड, स्टेम 1 कोड, स्टेम 2 कोड। एक ही टाइम पे दोनों के कैरेक्टर देख के और इनको मतलब सेम टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। अब देखो साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। किस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हो? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अब साइटो क्या होता है? सेल, लॉजिक क्या होता है? स्टडी, यानी सेल की स्टडी करके, यानी क्रोमोजोम नंबर, आपको पता है ये सेल के अंदर ही क्रोमोजोम वगैरह पाए जाते हैं। क्रोमोजोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है। और कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो को क्या मतलब होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल, और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी केमिकल की क्लासिफिकेशन करके फिर प्लांट को क्लासिफाई करना। केमिकल्स लाइक एल्कलॉइड, फ्लेवॉइड वगैरह, उन सब को लेके
फिर क्या करना है, प्लांट की स्टडी करना, यूजेज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन और ऑल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनोमिस्ट। ठीक है, अब हमने फाइलोजेनेटिक में क्या देखा, हमने न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी देखी जिसमें कंप्यूटर यूज़ करके 100 ऑफ कैरेक्टर को सेम टाइम पे ऑब्जर्व किया, नंबर और कोड लगा के। फिर हमने साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या हुआ कि सेल की स्टडी यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी यानी केमिकल की क्लासिफिकेशन करके उसके हिसाब पे प्लांट को क्लासीफाई करना। आज का लेक्चर इतना ही रहता है, कल नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।